हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 समाजशास्त्र पार्ट 3 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। तो आइए देर न करते हुए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है। जो जाति व्यवस्था होती है उसमें पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका होती है, आपको इसका आंसर बताना है। तो उत्तर क्या है, जाति व्यवस्था के सिद्धांतों को हम दो समुच्चयों के संयोग के रूप में समझ सकते हैं। प्रथम सिद्धांत भिन्नता और अलगाव पर आधारित है तथा दूसरा सिद्धांत संपूर्णता और अधिक्रम पर आधारित है। सभी जाति एक दूसरे से अलग होती हैं। जो जाति होती हैं सभी एक दूसरे से अलग होती हैं तथा इस पृथकता का कठोरता से पालन किया जाता है। इस तरह के प्रतिबंधों में विवाह, खान पान तथा सामाजिक अंतर्संबंध से लेकर व्यवसाय तक शामिल हैं। जातियों का अस्तित्व संपूर्णता में है, न कि भिन्न भिन्न जातियों में। यह सामाजिक संपूर्णवत समानतावादी होने के बजाय अधिक्रमित है। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम सीढ़ी भी होती है। सीढ़ी नुमा व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है। जातियों की अधिक्रमित व्यवस्था शुद्धता तथा अशुद्धता के अंतर पर आधारित होती है। ऐसा माना जाता है कि जो जातियां कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध हैं उनका स्थान उच्च होता है। माना जाता है कि जो जातियां कर्मकांड की दृष्टि से उच्च होती हैं उन जातियों को भी उच्च माना जाता है। जिनको अशुद्ध माना जाता है उनका स्थान निम्न दिया जाता है। उनको जो स्थान दिया जाता है वो निम्न दिया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार युद्ध में पराजित होने वाले लोगों को निचली जाति में स्थान मिला। जो लोग युद्ध में पराजित हो जाते थे उनको जो है निचली जाति में स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है, कुछ के बारे में बताइए। वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था बाध्य करती है, कुछ के बारे में बताइए। तो जाति व्यवस्था को बाध्य करने वाले नियम निम्न हैं। जन्म आधारित जाति व्यवस्था, समाज द्वारा जाति का निर्धारण जन्म से होता है। जन्म द्वारा जाति का निर्धारण कैसे हो जाता है, जिस समाज में जन्म लिए हैं उसी जाति के माने जाते हैं। तो समाज द्वारा जाति का निर्धारण जन्म से होता है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। कोई भी व्यक्ति न तो जाति को बदल सकता है न छोड़ सकता है। दूसरा है विवाह संबंधी कठोर नियम। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। जाति समूह सजाति होते हैं तथा विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकते हैं। मतलब आप जिस समूह के सदस्य हैं, जिस जाति के अंतर्गत आते हैं उसी के अंतर्गत शादी हो सकती है। अगर उसके खिलाफ जाते हैं तो फिर वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता है। दूसरा पॉइंट रहेगा, तीसरा इसमें खान पान के नियम। जाति के सदस्यों को खान पान के नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर है फोर्थ, व्यवसाय संबंधी नियम। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता है। यह व्यवसाय वंशानुगत होता है। मतलब आप जैसी जाति में जन्म लें उसी के अनुसार ही आपको व्यवसाय का मतलब कहा जाता है, उसी से आप जुड़ सकते हैं। ये जो व्यवसाय होता है वंशानुक्रम होता है। और जो फिफ्थ पॉइंट रहेगा, स्थिति का अधिक्रमित नियम। जाति में स्तर तथा स्थिति का अधिक्रम होता है। हर व्यक्ति की एक जाति होती है और हर जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में एक निर्धारित स्थान होता है। छठा इसका पॉइंट रहेगा, उपविभाजन का नियम। उपविभाजन का नियम, जातियों का उपविभाजन भी होता है। कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती हैं। इसे खंडात्मक संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, आपको इसका आंसर बताना है। जो उपनिवेशवाद के कारण भारत में जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो क्या क्या परिवर्तन आया है आइए देखते हैं। आधुनिक समय में जाति का स्वरूप प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की देन माना जा सकता है। अंग्रेज प्रशासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने के प्रयास शुरू किए। 1860 के दशक में जाति के संबंध में सूचना एकत्र करने के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रयत्न प्रारंभ किए गए। इनका आधार जनगणना व्यवस्था रखी गई। हर्बर्ट रिजलेसन
1901 के निर्देशन में कराई गई जनगणना महत्वपूर्ण मानी गई। पहली जो जनगणना कराई गई 1901 में, क्योंकि इस जनगणना के द्वारा जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयत्न किया गया, अर्थात श्रेणी क्रम में भारतीय जाति का सामाजिक दृष्टि से के अनुसार कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त है, इसका आकलन किया गया। फोर्थ पॉइंट रहेगा अधिकृत क्रम मई जाति की इस गणना के कारण भारत में जाति नामक संस्था की पहचान और ज़्यादा सामने आई। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किन अर्थों में नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई? मतलब जो नगरीय उच्च जातियों के लिए जाति जो है अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई, मतलब नहीं मानते। तो जाति व्यवस्था में आए परिवर्तनों का सबसे ज़्यादा लाभ शहरी मध्यम वर्ग के तथा उच्च वर्ग को मिला। परिवर्तनों की वजह से इन वर्गों को भरपूर आर्थिक तथा शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हुए तथा तीव्र विकास का लाभ भी उन्होंने पूर्ण रूप से उठाया। मतलब जो शहर के मध्यम और उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो विकास का जो है भरपूर लाभ उठाया। विशेष तौर से ऊंची जातियों के अभिजात्य लोग आर्थिक सहायता प्राप्त सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा तथा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित होने में सफल हुए। साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में राजकीय क्षेत्र की नौकरियों में हुए विस्तार का भी लाभ उठाने में सफल रहे। समाज की अन्य जातियों की तुलना में उनकी उच्च शैक्षणिक स्थिति ने उनकी एक विशेषाधिकार वाली स्थिति प्रदान की। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए यह परिवर्तन नुकसानदेह साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? मतलब जो भारत में जनजातियों को वर्गीकृत किया गया है, कैसे किया गया है? तो भारत में जनजातियों का वर्गीकरण उनके स्थायी तथा अर्जित लक्षणों के आधार पर किया गया है। जनजाति समाज का वर्गीकरण एक हो जाता है अर्जित लक्षण, एक होता है स्थायी लक्षण। आकार के आधार पर वर्गीकरण, आकार के आधार पर वर्गीकरण, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण, फिर है आर्य, निग्रिटो, द्रविड़, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, और अर्जित लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, आजीविका के साधन, झूम खेती करने वाले, बागवानी तथा औद्योगिक कार्य करने वाले, खेतीहर और मछुआरे। सांस्कृतिकरण के द्वारा जनजातियों को हिंदू समाज में आत्मसात करने तथा शूद्र वर्ण वालों को स्वीकार करने की सीमा इन लोगों को हिंदू समाज में उनके व्यवहार तथा वित्तीय स्थिति देखकर शामिल किया गया। आकार की दृष्टि से जनजातियों की संख्या सर्वाधिक 70 लाख है, जबकि सबसे छोटी जनजातियों की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 100 व्यक्तियों से भी कम है। मतलब अगर आकार की दृष्टि से जनजातियों की बात करें तो सर्वाधिक संख्या जो है 70 लाख है, जबकि सबसे छोटी जो जनजाति होती है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उसमें 100 व्यक्ति शामिल हैं। सबसे बड़ी जनजातियाँ गोंड, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो और मुंडा हैं। इनमें से सभी की जनसंख्या कम से कम 10 लाख है। फिर है भाषा के आधार पर वर्गीकरण जो होता है इंडो आर्यन, तिब्बत से बर्मन, ऑस्ट्रिक और द्रविडियन। ये आप इसके बारे में और डिटेल जो लिखी है आप पढ़ सकते हैं। फिर है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर कैसे? उत्तर पूर्व में असम 30%, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। फिर है पारिस्थितिकी अधिवास के आधार पर राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर तीसरा पॉइंट है राज्य की जनसंख्या के आधार पर उत्तर पूर्व 11% और शेष भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जनजातियां आदिम समुदाय से हैं जो सभ्यता से अछूते रहकर अपना अलग थलग जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब जो जनजातियां होती हैं वो समाज से थोड़ा अलग थलग जो है सभ्यता से अलग रह करके अपना जीवन व्यतीत करती रहती हैं। मतलब जो समाज में चल रहा है उनको जो है इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। इस दृष्टिकोण के विपक्ष में आप क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहेंगे? तो यह माना जाता है कि जनजातियां विश्व के शेष हिस्सों से कटी ही रही हैं और हमेशा से समाज का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा रही हैं। इस कथन के पीछे निम्न कारण दिए गए हैं। आदिवासी लोग हमेशा से उनकी आक्रामकता तथा स्थानीय लड़ाकू दलों में से मिली भगत के कारण मैदानी इलाकों के लोगों पर अपना प्रभुत्व कायम करते हैं। मध्य भारत में विभिन्न गोंड राज्य रहे हैं जैसे गढ़, मांडला या चांद। फिर इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के व्यापार पर भी इनका अधिकार था जैसे नमक, वन्य उत्पाद और हाथियों का विक्रय। फिर मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भारत के तथा कथित राजपूत राज्यों में से
अनेक रजवाड़े वास्तव में स्वयं आदिवासी समुदायों में स्तरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही उत्पन्न हुए। फिर है आदिम समुदाय के रूप में जनजातियों को प्रमाणित करने वाले तथ्य कौन कौन से हैं? अपना राज्य तथा अथवा राजनीतिक प्रति नहीं है, कोई लिखित धार्मिक कानून नहीं है, न तो वे हिंदू है न ही खेतीहर, प्रारंभ से ही शिकार, खाद्य संग्रहण, मछली पकड़ने, कृषि इत्यादि गतिविधियों में संलिप्तता और निवास घने जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आज जनजाति पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है? जनजाति पहचानों के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे निम्न कारण है। जो कारण है आप इसमें पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? इसका आंसर लिखा हुआ है, परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। आधुनिक भारत में समय में भारत में परिवार की संरचना में काफ़ी परिवर्तन हुए। उदाहरण है, सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्य कर रहे लोग समय के कारण बच्चों की देखरेख नहीं कर पाते, तो दादा दादी नाना नानी को बच्चों की देखभाल करते हैं। परिवार का मुखिया स्त्री अथवा पुरुष हो सकते हैं। आज जो हम परिवार की संरचना में परिवर्तन देखते हैं उसका कारण है प्रेम विवाह और समलैंगिक विवाह। परिवार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एकल परिवार, इसमें माता पिता तथा उनके बच्चे शामिल होते हैं। फिर विस्तारित परिवार, इसमें एक से अधिक दंपति होते हैं तथा अक्सर 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। परिवार के विविध रूप हैं, मातृवंशी, पितृवंशी, मातृसत्तात्मक तथा पितृसत्तात्मक, मातृवंशी तथा पितृवंशी, उत्तराधिकार के नियमों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 9वां क्वेश्चन, सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में से किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं? इसका क्वेश्चन रहेगा, आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं। फिर है मातृवंश मातृतंत्र में क्या अंतर है? मातृवंश तथा मातृतंत्र में क्या अंतर है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार करें और अच्छे से मार्क्स अर्जित करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।